नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 17 सितंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले भारत के द्वारा एससीओ समिट में जो ट्रांजिट राइट का मुद्दा उठाया गया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आज पेरियार जयंती है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए जो एडिटोरियल आया है, हम उस पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तमिलनाडु के द्वारा वहाँ के स्कूलों में जो नाश्ता योजना शुरू किया गया है वहाँ के बच्चों के लिए, उसका क्या महत्व है और कैसे दूसरे राज्यों को इससे सीखना चाहिए, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। वैश्विक जनसंख्या को आधार बना करके जो न्यूज़ आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और श्रीलंका के द्वारा भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने को लेकर के बातें कही गई हैं, इस न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है एट एससीओ मीट मोदी एंड शरीफ एस्पार ओवर ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस। और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एससीओ की मीटिंग चल रही है और यहां पर भारत सरकार के द्वारा फुल ट्रांजिट राइट का मुद्दा उठाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भूमि मार्ग से अपने सामान को पहुंचाने के लिए जो ट्रांजिट राइट है वह नहीं दिया गया है। और इसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि ऐसा करना कहीं ना कहीं जो एससीओ के देश हैं उनके बीच में व्यापार बढ़ाने को लेकर के जो बातें होती हैं उसको कमजोर करने जैसा है। अगर हम ट्रांजिट राइट यानी कि परागमन अधिकार की बात करें तो इसको हम लोग फिगर समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भारत है। मान लीजिए भारत में जो बने हुए सामान है उसको ईरान या फिर अफगानिस्तान या फिर जो सेंट्रल एशिया के देश हैं उनको जो है निर्यात करना है। तो यहाँ पर भारत के पास क्या साधन हो सकते हैं? या तो भारत जो है एक लंबा जो सी रूट है उसको अपना सकता है, या फिर जो अभी भारत के द्वारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो प्रपोज किया गया है उसके माध्यम से भारत जो है अपना सामान सेंट्रल एशिया तक पहुंचा सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो समुद्री मार्ग है वो काफी बड़ा है, जिसके कारण भारत से बना हुआ सामान सेंट्रल एशिया तक पहुंचने में काफी वक्त लगाता है और दूसरा कि उसकी कीमत भी यहां पर बढ़ जाती है। यहां पर अगर हम नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करें तो यह अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। मान लीजिए अगर पाकिस्तान हमें ट्रांजिट राइट दे देता है, ट्रांजिट राइट का मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है भारत को यह अनुमति देगा कि भारत अपना सामान पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान, ईरान या फिर अन्य देशों तक ले जा सकता है। इससे क्या होगा कि काफ़ी आसानी से भारत में बना हुआ सामान अफगानिस्तान जा सकता है, ईरान जा सकता है और फिर जो सेंट्रल एशिया के देश है उनके साथ हमारा व्यापार बढ़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत को जो है अभी ट्रांजिट राइट नहीं दिया गया है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कश्मीर इशू। तो यहाँ पर पाकिस्तान का ये कहना है कि जब आगे चल करके भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे, खास करके जो कश्मीरी विवाद है अगर वह सुधर जाता है तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान भारत को ट्रांजिट राइट दे देगा। लेकिन इस मुद्दे को पहले भी भारत के द्वारा अनेकों मंचों पर उठाया गया है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के सामान को ले जाने के लिए जो ट्रांजिट राइट नहीं दिया जाता है उसके कारण जो फुल पोटेंशियल है व्यापार करने का इन देशों के साथ भारत का, वह पूरा नहीं हो पाता। यहां पर पाकिस्तान को भी इससे नुकसान है, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान से होते हुए अपने सामान को लेकर के जाएगा तो यहां पर जो कमाई है वह पाकिस्तान की भी होगी, क्योंकि यहां पर भारत को अपना सामान पाकिस्तान से लेकर के जाने के लिए एक शुल्क पाकिस्तान को देना होगा, या फिर जो सेंट्रल एशिया के देश हैं अगर वो भारत को अपनी सामान की सप्लाई करेंगे तो वो भी जो है यहाँ पर पाकिस्तान को शुल्क देंगे। तो इस मुद्दे को यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा उठाया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भारत के द्वारा ये कहा गया है कि पहले से ही
कोविड-19 महामारी के कारण और रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण ऊर्जा और खाद्य संकट पहले से ही पूरे विश्व में विकराल रूप ले चुका है। और यहाँ पर अगर जो यूरेशियन देश हैं उनके बीच में अगर हमें सहयोग को बढ़ाना है तो हमें ट्रांजिट राइट के इशू को सॉल्व करना होगा। अगर एशियो के देशों के बीच में व्यापार को विकसित करना है, बढ़ाना है, तो हमें बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर के बातें करनी होंगी ताकि इन सभी देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाया जा सके। आप देख सकते हैं कि एशियो में जो अधिकतर देश हैं वो सेंट्रल एशिया के देश हैं, लैंडलॉक देश हैं, और इसीलिए व्यापार करने के लिए जो भूमार्ग है वह सबसे सस्ता और अच्छा साधन यहाँ पर हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि जो एशियो के सदस्य देश हैं, अगर हम उनका टोटल जीडीपी देखते हैं तो वह विश्व के जीडीपी का 30% है, और अगर इन देशों में रहने वाली आबादी का प्रतिशत देखते हैं तो दुनिया की 40% आबादी जो है एशिया देशों में रहती है। और इसीलिए अगर इन देशों के बीच में व्यापार नहीं बढ़ता है तो फिर जो है यह मुश्किल की बात होगी। और अगर हमें व्यापार बढ़ाना है तो ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांजिट का इशू है, इसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना होगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2023 में भारत के द्वारा एशियो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, और यहाँ पर भारत ने जो है अब एशियो की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है भारत के द्वारा, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज 17 सितंबर है और आज के दिन पेरियार जयंती मनाई जाती है, और इसी से जुड़ा हुआ एक एडिटोरियल आया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको ध्यान में रखना है कि यह टॉपिक समान अध्ययन 2 सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि आज 17 सितंबर है, जिसे हम पेरियार जयंती के नाम से मनाते हैं, और इसे जो है सामाजिक न्याय दिवस के रूप में भी पूरे देश में मनाया जाता है। और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है कि जिस तरीके से हमारे देश में बहुसंख्यकवाद बढ़ रहा है, यानी कि बहुत सारे लोग एक गलत चीज को भी सही ठहराते रहते हैं। हमारे देश में बहस और विचार की जो एक संस्कृति थी वह खत्म होते जा रही है। ऐसे समय में जो पेरियार का विचार था वो अभी के भारत में काफी प्रासंगिक लगता है। जिस तरीके से पेरियार के द्वारा यह कहा गया था कि भले ही हमारा किसी मुद्दे पर अलग अलग रुख हो, अलग अलग सोच हो, लेकिन हमें हर मुद्दे पर बहस और विचार को बढ़ावा देना चाहिए। किसी को भी किसी की अभिव्यक्ति को रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान में रखना है कि 1879 में पेरियार, जिनका नाम था एवी रामास्वामी, उनका जन्म हुआ था, और उनको जो है तमिलों की पहचान और स्वाभिमान के लिए उनका जो आंदोलन था, जिसे हम कहते हैं आत्मसम्मान आंदोलन, उनके लिए याद किया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि पेरियार को हमेशा उनके विचारों की जो विद्रोही प्रकृति है उनके लिए जाना जाता था। उन्हें जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा आइकनोक्लास्ट कहा जाता था। ये आइकनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? यह उस व्यक्ति को कहा जाता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, उस समय जो विचार समाज में एस्टेब्लिश हैं उनके विरुद्ध खड़ा होता है। और पेरियार ने हमेशा जो है सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खुल करके बोला, और इसीलिए कहीं ना कहीं पेरियार को जो है आइकनोक्लास्ट का संज्ञा दिया गया। यानी कि उनके द्वारा अपने जमाने में जो भी एस्टेब्लिश विचार थे उनका विरोध किया गया, चाहे वो कोई सामाजिक बुराई हो, चाहे जाति प्रथा का उन्मूलन हो। इन सभी को लेकर के पेरियार के अपने मत थे। अगर हम उदाहरण की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि उनके द्वारा वीवीएस अय्यर, जो कि एक राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उनके द्वारा एक स्कूल चलाया जाता था जो कि कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था, जिसका नाम था गुरुकुलम। और इस स्कूल में जो है जो ब्राह्मण बच्चे थे और जो गैर ब्राह्मण बच्चे थे उनको अलग अलग भोजन कराने की व्यवस्था थी। पेरियार के द्वारा इसका विरोध किया गया, यानी कि उन्होंने एक स्कूल में बच्चों के बीच जो भेदभाव होता है जाति के नाम पर, उसका विरोध किया। आपको ध्यान में रखना है कि शुरुआत में जो पेरियार का सफर है वह कांग्रेस के साथ ही शुरू हुआ था। वो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे,
लेकिन कांग्रेस के लीडर होते हुए भी उन्होंने वीवीएस अय्यर के द्वारा जो स्कूल चलाया जा रहा था उसमें छात्रों के बीच में जाति के नाम पर जो भेदभाव हो रहा था उसका उन्होंने विरोध किया था। और कहा जाता है कि इस मामले में उनका जो मतभेद है वो महात्मा गांधी के साथ भी खुल करके सामने आया था। इस तरीके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो एक योजना पेश की गई थी जिसका नाम था कुल कल्वी थिट्टम, उसका उन्होंने विरोध किया। अब ये योजना क्या थी? यहां पर इस योजना के तहत स्कूली बच्चों पर शिक्षा का एक तरीका थोपने का प्रयास किया गया था, जिसमें जो स्कूली छात्र हैं उन्हें ऐसे पाठ्यक्रम दिए गए थे जिनमें उनके परिवार का जो पेशा है वह उनको सिखाया जाएगा। यानी कि अगर आप नाई हैं तो आप स्कूल में पढ़िए और साथ में आपका जो पारिवारिक पेशा है उसको भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। अगर आप मोची के बेटे हैं तो यहाँ पर स्कूल में आपको जूता कैसे सिलते हैं यह सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो योजना थी जिसका नाम था कुल कल्विथित्तम, जिसमें यह कहा गया था कि जो छात्र स्कूल में पढ़ने आएंगे उन्हें पढ़ाई के साथ साथ उनका जो पारिवारिक पेशा है वो भी सिखाया जाएगा, इसका भी पेरियार ने विरोध किया था। कहीं ना कहीं यह जाति पर आधारित एक विभाजन था। उनका यह मानना था कि अगर स्कूलों में ऐसा किया जाएगा तो यह जाति के आधार पर जो विभाजन है, जो अत्याचार है, उसको प्रोत्साहित करेगा और सामाजिक ताने बाने के खिलाफ काम करेगा। तो यहां पर पेरियार ने जो है सी राजगोपालाचारी के इस योजना का भी विरोध किया। और इसलिए मैंने कहा कि उन्हें कहा जाता है कि वे क्या हैं? आइकनोक्लास्ट हैं। यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ उनकी जो विद्रोही विचार थे वो बार बार जो है आपको देखने को मिलेंगे उनकी पूरी जीवनी में। आपको ध्यान में रखना है कि 1924 में उनके द्वारा जो वैकोम सत्याग्रह किया गया था उससे उनकी जो प्रसिद्धि है वह तमिलनाडु के बाहर गई, तमिल क्षेत्रों के बाहर फैल गई। आप सभी जानते हैं कि वैकोम सत्याग्रह एक जन आंदोलन था जिसमें उन्होंने निचली जातियों के उत्थान के लिए काम किया। आप सभी को पता है कि जो प्रसिद्ध वैकोम मंदिर है उसके सामने जो रास्ता था उस मार्ग का उपयोग करने का जो अधिकार था वह निचली जातियों को नहीं था। और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं एक सत्याग्रह पेरियार के द्वारा शुरू किया गया। पेरियार ने अपनी पत्नी के साथ इस आंदोलन में भाग लिया। उन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया और इसी आंदोलन में उन्हें जो है लोगों ने वैकोम विरार यानी कि वाइकोम के नायक के रूप में। तो यहां पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो साफ साफ ये समझाते हैं कि अगर हम पेरियार की बात करें तो उनके द्वारा हमेशा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए आंदोलन किया गया। वे हमेशा दूसरों की बातों को सुनते थे। किसी भी टॉपिक पर अगर चर्चा करना हो, वाद विवाद करना हो तो सामने वालों की बातों को सुन करके उसका सम्मान करना यह उनकी प्रकृति थी, जिसकी चर्चा यहां पर किया गया है। और इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से हमारे देश में अभी बहुसंख्यकवाद बढ़ता जा रहा है, लोग किसी भी मुद्दे पर विचार वाद विवाद नहीं करते हैं बल्कि अपनी सोच को एक दूसरे के ऊपर थोपने का जो प्रयास करते हैं, उस समय में हमारे पेरियार का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो सोच है वह समाज के लिए जो है काफी लाभप्रद हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको अभी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ईट एंड लर्न और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 शासन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर चर्चा की जा रही है तमिलनाडु के स्कूलों में शुरू किया गया जो ब्रेकफास्ट योजना यानी कि जो नाश्ता योजना है उसको लेकर के। आप सभी को ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु ही पहला राज्य है जिसने स्कूलों में मिड डे मील योजना को लागू किया था। 1920 में ब्रिटिश शासन के तहत जस्टिस पार्टी के द्वारा सबसे पहले स्कूलों में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी और स्वतंत्रता के बाद कई राज्यों ने इसको आगे बढ़ाया, इसको अपनाया। खुद केंद्र सरकार ने जो है मिड डे मील योजना को पूरे देश में लागू किया। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि तमिलनाडु के द्वारा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया। आपको ध्यान में रखना है कि वहां के सरकार ने फैसला लिया है
कि वहां के जितने भी सरकारी स्कूल होंगे उसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो बच्चे होंगे उन्हें स्कूलों में मुफ्त नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है, खास करके जब हमारे देश में बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। तो ऐसे समय में ये जो योजना है वह काफ़ी एक अच्छी योजना मानी जाएगी। आप सभी जानते हैं कि दिन का जो नाश्ता है अगर वह सही होता है तो उसका जो असर है वो बच्चों के स्वास्थ्य पर काफ़ी अच्छा पड़ता है। और दुनिया भर में कई अध्ययन ये संकेत देते हैं कि अगर बच्चों को अच्छा और नियमित नाश्ता समय पर दिया जाए तो बच्चों पर इसका असर सकारात्मक पड़ता है। उन्हें पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके जो सीखने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होता है। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये जो योजना शुरू की गई है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 के बच्चों को मुफ्त में वहां पर नाश्ता दिया जाएगा, वो काफी अच्छा कदम है। और एक तरीके से देखा जाए तो कई अध्ययनों के बाद इस तरह के योजना को यहां पर शुरू किया गया है। यहां पर यह कहा गया है कि इससे जो है वहां के स्कूलों में जो बच्चों का प्रदर्शन है उसमें सुधार होगा। बच्चों को अगर हम नियमित नाश्ता देते हैं तो उनमें जो कुपोषण होता है यानी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है वो हम कम कर सकते हैं। अनीमिया के जो शिकार बच्चे होते हैं हम यहाँ पर उससे फायदा पहुंचा सकते हैं, जिसके कारण बच्चों में जो ऊंचाई और वजन की कमी होती है हम उसको भी यहाँ पर दूर कर सकते हैं। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बच्चों को हम कुपोषण से यहाँ पर बचा सकते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो नाश्ता योजना उन्होंने शुरू की है उससे स्कूली बच्चों को प्रतिदिन औसतन 293 कैलोरी और औसतन 9.85 ग्राम प्रोटीन जो है प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि स्कूलों में पहले से ही मिड डे मील योजना चल रही है जिससे कि बच्चों को 553 कैलोरी और 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यानी कि अगर हम नाश्ता देते हैं और जो मिड डे मील योजना पहले से चल रही है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर एक छात्र को प्रतिदिन 846 कैलोरी और लगभग 28 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। यानी कि जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उनको अब कुपोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा। आपको ध्यान में रखना है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा मिड डे मील दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि एक बच्चे को औसतन प्रतिदिन 450 से लेकर के 700 कैलोरी और प्रतिदिन 12 से 20 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है कि वहाँ के स्कूलों में मिड डे मील भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो ब्रेकफास्ट योजना अभी शुरू किया गया है उससे कहीं ना कहीं बच्चों को काफ़ी लाभ होने वाला है। उनके दिन के जो कैलोरी है और जो प्रोटीन का मात्रा है उसे आसानी से यहाँ पर पूरा किया जा सकता है। तो अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर यह योजना कई फायदे लेकर के आने वाली है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है लेखक के द्वारा कि भले ही इतनी अच्छी योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई हो जिससे कि हम अपने बच्चों को कुपोषण से बचा सकते हैं, लेकिन जो पहले त्रुटियां देखी गई हैं खास करके मिड डे मील में उन्हें हमें यहाँ पर दूर करना होगा। जैसे स्कूलों में राशन की चोरी होती है, इसे वहाँ पर बंद करना होगा। जो भोजन की खराब गुणवत्ता है इसको ठीक करना होगा। धनराशि स्वीकृति करने में कभी कभी देखा जाता है कि सरकारों के द्वारा देरी किया जाता है, तो इसे हमें यहाँ पर बंद करना होगा। और जो जाति संबंधी व्यवधान है ये व्यवधान आजकल देखने को मिल रहा है स्कूलों में भी कि जो ऊंची जात के बच्चे हैं वह छोटी जात के बच्चों के साथ भोजन करना नहीं चाहते हैं, उनके माँ बाप जो है ऐसा स्कूलों में जाकर के कहते हैं। तो ये सारे जो सामाजिक त्रुटियां हैं उनको भी हमें यहाँ पर दूर करने की आवश्यकता है। यहाँ पर सबसे अंतिम में लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि दूसरे राज्यों को भी तमिलनाडु से सीखना चाहिए क्योंकि हमारे देश में जो बच्चों का कुपोषण का समस्या है वो काफ़ी विकराल है, काफ़ी ज़्यादा है। और अगर बहुत सारे स्टेट मिल करके इस ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमारे देश में ये जो समस्या है कुपोषण की हम उसको दूर कर सकते हैं
और यह हमारे देश का नीड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इस योजना के बारे में जो बातें कही गई है उसको आप लोग जरूर यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इसके महत्व को लेकर के जो बातें कही गई है उसको आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर में एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी आर मैनी, और ये टॉपिक समान अध्ययन 1 जनसंख्या संबंधी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि जो रिपोर्ट आया है संयुक्त राष्ट्र का, जिसे हम कहते हैं विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट, उसमें यह कहा गया है कि पूरे विश्व की जनसंख्या लगातार जो है अभी आने वाले दिनों में बढ़ेगी और 2030 तक यह लगभग 8.5 बिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन यहां पर एक और इशारा किया गया है कि पूरे विश्व में जो प्रजनन क्षमता है, जो प्रजनन दर है, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है कि जिस तरीके से प्रजनन दर में गिरावट आ रहा है उसके कई नुकसान भी हमें आगे चल करके भविष्य में झेलने पड़ सकते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया है। पहले भी हमने बहुत सारी चर्चाएं इसको लेकर के की हैं, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर दिए गए हैं जिसको कि आपको नोट डाउन कर लेना है। जनसंख्या को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके मेंस में। इसीलिए ये जो डेटा यहाँ पर आपको दिया गया है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यह कहा गया है कि लगातार अगर देखा जाए तो दुनिया में जो वैश्विक प्रजनन दर है उसमें गिरावट आई है। जैसे यहां पर यह कहा गया है, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो जो प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं होती हैं उनका जो प्रजनन दर था वह 1951 में प्रति महिला 5 बच्चों का था, लेकिन अगर हम 2020 में देखें तो यह घट करके 2.4 हो गया है। तो यह डेटा आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। यहां पर यह समझाया गया है कि जो ब्रिटेन जैसे देश हैं जहां पर 18वीं शताब्दी में जो है महिलाओं का जो प्रजनन दर था वह प्रति महिला 5 था, वह 1930 तक आते आते 2 में परिवर्तित हो गया। यानी कि 5 से 2 आने में जो प्रजनन दर है महिलाओं का, 5 से 2 आने में ब्रिटेन को 130 साल लगे थे। जबकि अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करें तो 1965 में दक्षिण कोरिया में जो प्रति महिला प्रजनन दर था वो 5 था, लेकिन 1985 तक आते आते दक्षिण कोरिया ने इसको 2 तक लेकर के आ गया। और अगर हम अभी देखते हैं तो विश्व के जितने भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं यानी कि डेवलप कंट्री हैं, वहां पर जो प्रजनन दर है वह 2.1 से नीचे है, जो कि क्या है, प्रतिस्थापन दर है। मैंने आपको प्रतिस्थापन दर के बारे में बताया था, मतलब ये वो दर है जिसके नीचे अगर हम चले जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश की जनसंख्या जो है घट रही है। आप देख सकते हैं कि दक्षिण कोरिया में जो प्रजनन दर है वह मात्र 1.05 है, यानी कि वहां की जो जनसंख्या है वह लगातार घट रही है। और अगर हम भारत की बात करें तो आपने देखा ही होगा कि भारत में भी जो प्रजनन दर है वह 2021 में पहली बार 2 के नीचे आ गया। यानी कि आने वाले दिनों में भारत में भी जनसंख्या में हमें कमी दिखाई देगा। यहां पर एक डेटा दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर यह कहा गया है कि आजादी के समय भारत का जो प्रजनन दर था वो प्रति महिला 6 था, इसको 5 तक पहुंचने में 25 साल का समय लगा। और यहां पर भारत के बारे में यह कहा गया है कि 1990 के दशक में जो भारत की प्रजनन दर थी वह गिर करके 4 हो गई, और केरल उस समय पहला राज्य था भारत का जहां पर जो प्रजनन दर है वो प्रतिस्थापन दर से नीचे आ गया था। धीरे धीरे कई राज्यों में हमने देखा कि जो प्रजनन दर है वह प्रतिस्थापन दर से नीचे आया, और जो 2021 का रिपोर्ट है एनएफएचएस का, उसमें तो मात्र 5 राज्य ऐसे हैं जिनका जो प्रजनन दर है वह प्रतिस्थापन दर से अधिक है। और वो 5 राज्य हैं बिहार, जहां पर जो प्रजनन दर है वो कितना है, 3 है। दूसरा है आपका मेघालय, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है झारखंड और 5वां है मणिपुर। यानी कि भारत में भी लगातार जो प्रजनन दर है वो कम हो रहा है। तो इस तरह की जानकारियां यहां पर दी गई है जिसको कि आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा यह किया गया है कि जैसा कि हम कहते हैं कि जनसंख्या अगर घटती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव जो है देश पर पड़ता है। लोगों का इनकम बढ़ता है,
जो देश की संपदा होती है उस पर जो बोझ है वो कम होता है। अगर हम बुनियादी ढांचे का ठीक से विकास करते हैं, स्वास्थ्य देखभाल को अच्छी तरीके से बढ़ाते हैं, शिक्षा का विकास करते हैं, तो यहाँ पर लोगों की आय में वृद्धि होती है, देश तरक्की करता है। लेकिन यहाँ पर जो गिरती प्रजनन दर है पूरी दुनिया में, उसके कारण होने वाले नुकसान के ऊपर इशारा किया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जापान की चर्चा की गई है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जब जापान में वहाँ की जनसंख्या की दर काफी नीचे चली गई, तो आपने देखा होगा कि 1990 के बाद जापान में जो जीडीपी का दर है, यानी कि उसके विकास का जो दर है, वो लगभग शून्य बना रहा। यानी कि अब वहां पर बूढ़ों की जो आबादी है वो ज्यादा है और कामकाजी आबादी की संख्या अब वहां पर कम हो गई है। इसीलिए जो फायदा वहां पर हुआ था कि जब जापान की आबादी में कामकाजी आबादी लोगों की संख्या ज्यादा थी, तो जापान ने बहुत ही तेजी से विकास किया। लेकिन अब वहां पर बूढ़ों की संख्या ज्यादा है, कामकाजी आबादी की संख्या कम है, तो वहां पर जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो काफी कम हो गया है। और इस तरीके से जापान में जो बढ़ती सामाजिक सुरक्षा लागत है उसको पूरा करने के लिए पैसे की कमी भी महसूस की जा रही है। ऐसा ही हाल दक्षिण कोरिया का भी है। यानी कि अगर प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे आता है, तो यहां पर बहुत सारे देशों में यह देखा गया है कि उनका जो ग्रोथ रेट है वो काफी कम हो जाता है। यानी कि यह इसका नकारात्मक प्रभाव है अर्थव्यवस्था पर, जिसको कि यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है और इसी बात की चर्चा यहां पर किया गया है। और यह जो नकारात्मक प्रभाव जो कि दुनिया के बहुत सारे देशों में देखने को मिल रहा है, इसको दूर करने के लिए हम देखेंगे कि दुनिया के बहुत सारे देशों ने अब कदम उठाना शुरू कर दिया है। जैसे चीन ने जो है वन चाइल्ड पॉलिसी को जो है खत्म किया, उसी तरीके से दुनिया भर के देशों ने अपने अपने देशों में प्रजनन दर को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसी नीतियां बनाई हैं। जैसे जर्मनी के द्वारा जो श्रम कानून है उनमें महिलाओं को बहुत ही ज्यादा ढील दिया गया, जो माता पिता है उनकी छुट्टी को यहां पर बढ़ाया गया और उन्हें अन्य लाभ भी दिए गए, जिससे कि जर्मनी में जो प्रजनन दर है वो बढ़ाया जा सके। उसी तरीके से डेनमार्क ने 40 साल से कम उम्र की महिलाओं के लिए जो आईवीएफ है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप प्राकृतिक तौर पर मां नहीं बन पाते हैं तो वहां पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर डेनमार्क जो है इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है और यहां पर जो भी खर्च है वह डेनमार्क के द्वारा उठाया जाता है, यानी कि वहां की सरकार के द्वारा उठाया जाता है। इस तरीके से हंगरी ने भी जो आईवीएफ क्लिनिक हैं उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया है, ताकि जो माताएं नेचुरल तरीके से गर्भधारण नहीं कर पाती हैं उन्हें आईवीएफ के माध्यम से गर्भधारण कराया जाए। उसी तरीके से अगर हम पोलैंड की बात करें तो वहां पर वैसे माता पिता जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको जो है मासिक नगद भुगतान दिया जाता है। अगर हम रूस की बात करें तो रूस में भी जब दूसरा बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता को जो है पैसे दिए जाते हैं। यहां तक कि रूस ने जो सोवियत युग में मदर हीरोइन नाम की एक उपाधि शुरू की गई थी उसको फिर से क्या किया, अपने देश में बहाल किया। इसमें क्या होता था, जो महिलाएं 10 से अधिक बच्चों को जन्म देती थीं, उनका लालन पोषण करती थीं, उन्हें जो है सरकार के द्वारा एक मुश्त राशि दी जाती थी जो कि लगभग 13 लाख के बराबर होता था। तो रूस ने जो है अब जो है इस तरह की उपाधियों को अपने देश में बहाल किया ताकि वहां पर प्रजनन दर को जो है बढ़ाया जा सके। तो यहां पर कहने का आशय यह है कि भले ही किसी देश में अगर जो प्रजनन दर है उसमें कमी आती है तो कुछ समय के लिए इसके लाभ आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि कामकाजी आबादी वहां पर अधिक होती है, युवा आबादी ज्यादा होता है, तो उस देश का विकास बहुत ही तेजी से होता है। लेकिन अगर प्रजनन दर में प्रतिस्थापन दर से ज्यादा कमी आ जाए तो यहां पर आगे चल करके उसी देश को इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। और इसी को देखते हुए दुनिया में बहुत सारे देशों ने, जहां पर जनसंख्या घटनी शुरू हो गई है, उन्होंने इंसेंटिव देना जो है माता पिता को शुरू कर दिया है। तो इस ओर ध्यान दिलाया गया है इस एडिटोरियल में, जो कि काफी महत्वपूर्ण है।
तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पर उसको आप लोग क्या करेंगे, छांट छांट करके नोट डाउन कर लेंगे। मेंस में अगर क्वेश्चन आता है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के ऊपर तो आपको वहां पर ये चर्चा करनी होगी। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है श्रीलंका सेट टू रिवाइव एंड अपग्रेड एफटीए विथ इंडिया। और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा यह कहा गया है कि श्रीलंका भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ाने का इच्छुक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि श्रीलंका पहले चीन के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा था, चाहे वो आर्थिक संबंध हो चाहे सैनिक संबंध हो। लेकिन अब यहां पर श्रीलंका के द्वारा यह कहा गया है कि वो भारत के साथ अपने व्यापारिक समझौते को बढ़ाना चाहता है, संबंध को बढ़ाना चाहता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए सबसे पहले 1998 में हस्ताक्षर किया गया था और इसे जो है सन 2000 में लागू किया गया। लेकिन यह आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि श्रीलंका की जो घरेलू राजनीति है, श्रीलंका के लोग ये मानते थे कि ऐसा करने से श्रीलंका को नुकसान होगा। वहां पर जो भारतीय कंपनियां जाएंगी उसके कारण वहां की जो देसी कंपनियां हैं वो बंद हो जाएंगी प्रतिस्पर्धा के कारण, और वहां पर रोजगार की कमी हो सकती है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आगे चल करके 2018-19 में श्रीलंका के द्वारा मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के फिर से बातचीत शुरू किया गया। भारत और श्रीलंका फिर से जो है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के ऊपर उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, जिसे कि आगे चल करके नाम क्या दे दिया गया, आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौता। लेकिन अभी भी इस पर कोई बात जो है आगे नहीं बढ़ी है क्योंकि अभी भी श्रीलंका के भीतर इस तरह के समझौते का कड़ा विरोध किया जाता रहा है। क्योंकि जितने भी आलोचक हैं ऐसे समझौते के, वो यही कहते हैं कि जब भारतीय कंपनियां श्रीलंका में आएंगी या फिर भारत से सस्ता सामान जब श्रीलंका में आएगा तो श्रीलंका के जो घरेलू उद्योग हैं उनको जो है नुकसान होगा और वहां पर नौकरियों में कमी आएगी। तो ये डर अभी भी जो है श्रीलंका के मन में था। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अभी ये बात कही है कि श्रीलंका भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। यहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा ऊर्जा को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं और इस न्यूज के माध्यम से हम लोग जो है कुछ रिवीजन यहां पर कर सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत के द्वारा श्रीलंका में ऊर्जा को लेकर के काफी ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये जो कुछ न्यूज हैं उसको आप लोग जरूर एक बार रिवाइज कर लेंगे। जैसे यहां पर एक न्यूज आया था मार्च के महीने में कि भारत के द्वारा श्रीलंका में नॉर्दर्न जाफना में जो है एक हाइब्रिड पावर प्लांट बनाने की योजना है। तो इस तरह की योजनाओं को आप जरूर यहां पर एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसी तरीके से भारत और श्रीलंका के बीच में सोलर पावर प्लांट बैठाने को लेकर के समझौते किए गए थे। ये भी मार्च का महीने में ये न्यूज आया था। तो इस तरह के जो न्यूज हैं उसको आप लोग जरूर एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिसकी चर्चा जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा भी किया गया है। उनका ये कहना है कि जो भी योजनाएं भारत और श्रीलंका के बीच में साइन की गई हैं उनका समय में पूरा होना काफी आवश्यक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, देश के सभी स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने में मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं की क्या भूमिका रही है? इस योजना में मौजूद कुछ कमियों की भी पहचान करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मेंस में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आप बता सकते हैं किस तरीके से जो मिड डे मील योजना है उसके कारण बच्चों का जो नामांकन है उसका अनुपात भी बढ़ा है, बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है उसमें कमी आई है, और जो कमियां हैं इस योजना में उसकी भी आपको यहां पर चर्चा करनी है। जिन कमियों की चर्चा मैंने आपको यहां पर चर्चा करते समय किया है। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, भारत और पूरे विश्व में घटती प्रजनन क्षमता दर के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यहां पर आपको दोनों तरह की बातें लिखनी होंगी कि जो घटती प्रजनन दर है उसके क्या लाभ हैं
और दूसरी ओर आपको यह बताना होगा कि उसके क्या नुकसान हैं। तो नुकसान को लेकर के मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट बताए हैं। लाभ को लेकर के तो हमने अनेकों बार चर्चा की है कि अगर जनसंख्या घटती है तो उसके लाभ क्या हैं। तो इस तरह की सारी बातों को आप यहाँ पर उपयोग करते हुए लिखने का प्रयास करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर एक बार रिवाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।